हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गीता आज फिर नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और एक नई ऊर्जा के साथ में हम अपना जो आज टॉपिक है वो अपना स्टार्ट करते हैं। वो है मुल्क राज आनंद जी के बारे में आज हम बात करेंगे, इनकी बायोग्राफी की। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक मॉडर्न नॉवलिस्ट है और 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और एक क्रिटिक भी है। ठीक है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को हिंदू क्षत्रिय फैमिली में हुआ था और पेशावर में हुआ था। पेशावर उस समय में जब इनका जन्म हुआ तो ये भारत विभाजन से पहले का समय था। उस वक्त तक भारत विभाजन नहीं हुआ था। 12 दिसंबर 1905 हिंदू क्षत्रिय फैमिली में पेशावर में इनका जन्म होता है। और अगर हम इनके डेथ की बात करें तो 28 सितंबर 2004 को इनकी मृत्यु होती है। और किससे? निमोनिया से। डेथ ऑफ निमोनिया इन पुणे में इनकी डेथ होती है। ऑन सितंबर 28, 2004 पुणे डेथ ऑफ निमोनिया, एज्ड 98। ठीक है, एज्ड 98 उस वक्त इनकी उम्र थी। जैसे कि आप देख सकते हैं 1905 में इनकी जन्म हुआ और 2004 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लगभग 99 साल की उम्र में इनकी डेथ होती है। इनके अगर हम परिवार की बात करें तो जिनके पिताजी थे उनका नाम था लालचंद। एंड ही वॉज अ कॉपर स्मिथ एंड ऑल्सो वर्कड एज अ रेजिमेंटल हेड क्लर्क इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। He was a coppersmith and also worked as a regimental head clerk in the British Indian Army. तो उन्होंने अपनी जो सेवाएं दी थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी हेड क्लर्क के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी इनके पिताजी लालचंद ने। ठीक है, जिनकी माता जी थी उनका नाम था इशावर कौर इनकी माता जी का नाम था। तो इनके परिवार में अगर हम बात करें इनके माताजी और पिताजी की तो इनके पिताजी का नाम लालचंद था और इनके माताजी का नाम इशावर कौर था। इनके पिताजी रेजिमेंटल हेड क्लर्क थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में और एक कॉपर स्मिथ भी थे। इनकी डेथ हुई थी 2004 में निमोनिया के कारण पुणे में। 98 उस वक्त इनकी उम्र थी और जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 को हिंदू क्षत्रिय फैमिली में पेशावर में। ठीक है, ये चीज़ें इनकी जो जनरल बायोग्राफी थी वो हमने अब तक देखी। अगर हम इसके बाद में बात करें तो इनके स्कूल्स की, इनकी एजुकेशंस की, तो इनकी एजुकेशन 3 कॉलेज से जुड़ी हुई है, जिनमें सबसे पहले आता है खालसा कॉलेज अमृतसर, दूसरे नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और थर्ड नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो जो इनकी एजुकेशन है वो 3 जगह से जुड़ी हुई है। खालसा कॉलेज अमृतसर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो इनकी हुई थी वो लंदन में हुई थी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अगर इनकी हम स्टार्टिंग से बात करें तो 1921 में मुल्क राज आनंद जॉइंट खालसा कॉलेज अमृतसर। 1921 मुल्क राज आनंद जॉइन खालसा कॉलेज अमृतसर। 1921 में इन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर ज्वाइन किया था और उसी साल ये जेल भी गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के कारण। इन 1921 ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1921 में ये जेल भी गए थे। थोड़े समय के लिए गए थे, ज़्यादा समय के लिए नहीं गए थे। उसके बाद में अगर हम बात करें इन 1924 ही ऑब्टेन्ड द डिग्री ऑफ BA ऑनर्स फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। 1924 ही ऑब्टेन्ड द डिग्री ऑफ BA ऑनर्स फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA ऑनर्स की डिग्री ली थी। उसके बाद में अगर हम इनके राइटिंग इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी थी और ये बॉम्बे क्रॉनिकल्स के लिए अपने रिव्यू लिखा करते थे, बॉम्बे क्रॉनिकल्स के लिए अपने रिव्यूज़ लिखा करते थे। और उसी दौरान ये इनकी मुलाकात यास्मीन नाम की एक मुस्लिम लड़की से होती है। वो लड़की शादीशुदा थी और इनके जो दोस्त थे नूर मोहम्मद, ये उनकी सिस्टर इन लॉ थी। जो यास्मीन थी वो अनफॉर्चुनेटली मैरिड थी एंड ये उसके साथ कश्मीर जाना चाहते थे, उसे भागना चाहते थे। और उनके जो यास्मीन के हस्बैंड थे उनको इसके बारे में पता चल के जाता है और एक दिन उनकी डेड बॉडी मुल्क राज आनंद जी को मिलती है। ही लव्ड यास्मीन, द सिस्टर इन लॉ ऑफ हिज फ्रेंड नूर मोहम्मद, and visited to elope with her but could not.
लेकिन भाग नहीं पाते। वन डे हिज बिलव्ड वाज फाउंड डेड, क्योंकि उनके हस्बैंड को इस बार उनके इस प्लान के बारे में, उनके एलोपमेंट के बारे में पता चल गया था कि वे दैट ही वांटेड टू एलोप विद हर टू कश्मीर। दिस इवेंट शॉक्ड हिम मच, उन्होंने इस इवेंट ने उन्हें बहुत ज़्यादा झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद में 1925 में फिर ये इंग्लैंड की तरफ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं फॉर हायर स्टडीज़, और फॉर हायर स्टडीज़ ही जॉइंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। ही जॉइंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कब जाते हैं? 1925 में ये इंग्लैंड जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर डेविस हिग्स ही जॉइंड PhD इन फिलोसफी। अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर डेविस हिग्स ही जॉइंड PhD इन फिलोसफी। ठीक है, तो जो इनके जो गाइडेंस किन की मिली थी? इनको प्रोफेसर डेविस हिग्स की, जो उनके गाइडेंस दी थी वे थे प्रोफेसर डेविस हिग्स। और उस कहाँ, किस लिए? PhD इन फिलोसफी के लिए। अगर इनकी फेवरेट स्टोरी की बात करें तो हीर रांझा इनकी फेवरेट स्टोरी थी। इन 1936 ही मैरिड कैथलीन वैन गेल्डर। 1936 में इनकी शादी कैथलीन वैन गेल्डर से हो जाती है। और 52 में और in 1952 he was awarded the International Peace Prize for World Peace. He was awarded the National Peace Prize for World Peace. तो विश्व शांति के लिए इन्हें एक पुरस्कार दिया जाता है 1952 में, और वो पुरस्कार था अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल पीस प्राइज़। और किस किस के द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड पीस के लिए इन्हें दिया जाता है। 52 में इन्हें ये अवार्ड मिला था, पहला अवार्ड था ये इनका। उसके बाद में 1967 में ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1967 में। और इन 1971 ही गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनको मुल्क राजानंद जी को साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए मिला था? तो मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। और कब मिला था? 1971 में। तो आप याद रखिएगा, ये इन्हें 3 प्राइज़ दिए गए थे। सबसे पहले 1952 में 1992 में दिया गया था इंटरनेशनल पीस प्राइज़ फॉर वर्ल्ड पीस। 67 की अगर हम बात करें, 1967 ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण। इन 1971 ही गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेस। तो 3 अवार्ड इनको मिले थे, इंटरनेशनल पीस प्राइज़, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी अवार्ड। इनके अगर नोटेबल वर्क की बात करें, इनके जो सबसे ज़्यादा जो अवार्ड इनके जाने जाते हैं, जो इनके सबसे ज़्यादा वर्क जाने जाते हैं वो है अनटचेबल, कुली और मॉर्निंग फेस। इन 3 वर्क ने इन्हें बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था, अनटचेबल, कुली और मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग फेस के लिए तो इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला भी है ना। अभी हमने बात की 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला था वो मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। अगर इनकी बात करें तो ये एक एक्टिव भी रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं 1930 टू 1940। 1930 से 1940 के बीच ये पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। और ये एक पार्टी में एक्टिव रहे थे जो कृष्णन मैनन द्वारा स्थापित एक लीग थी, इंडिया लीग, उस पार्टी में ये एक्टिव रहे थे। और जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये जो मुल्क राजानंद थे सबसे ज़्यादा किन से इंस्पायर हुए थे? तो मुल्क राजानंद जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए थे वो थे MK गांधी। महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके बाद जो नाम आते हैं वो है बर्ट्रैंड रसल और जॉर्ज ऑरवेल, हेनरी मिलर। इन तीनों से मिलने के बाद ये काफ़ी प्रभावित रहे इनसे। बर्ट्रैंड रसल, हेनरी मिलर एंड जॉर्ज ऑरवेल, ये इनके समकालीन भी थे और ये इनसे प्रभावित भी थे। तो अब तक हमने जाना इनके फैमिली के बारे में, इनके अवार्ड्स और स्टडीज़ के बारे में, इनके एजुकेशंस के बारे में कि इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनके वर्क की, तो इन्हें एक काफ़ी फेमस वर्क है जिनके बारे में हम बात, और वो वर्क है इनका अनटचेबल, जो 1935 में आया था। अनटचेबल 1935 में आया था और कुली आया था 1936 में। इनके नोटेबल वर्क माने जाते हैं, फेमस वर्क माने जाते हैं। उनमें से कुछ का नाम मैं आपको अभी लिखा देती हूँ, हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में, आप इन्हें नोट कर लीजिए। करीज एंड द अदर इंडियन डिशेज़ 1932 में आई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं इंडिया डिशेज़ के लिए काफ़ी फेमस है, तो इनकी एक वर्क भी आया हुआ है, करीज एंड द इंडियन डिशेज़ 1932 में।
उसके बाद इनका एक वर्क आया था 1935 में, अनटचेबल। 1936 में आता है द कुली। 1935 में आया था अनटचेबल, 36 में आता है कुली। और एक बहुत मार्मिक इनकी शॉर्ट स्टोरी है टू लीव्स एंड अ बर्ड। टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये मजदूरों के ऊपर लिखे गए इनके ज़्यादातर वर्क थे। टू लीव्स एंड द बर्ड 1937 में हुआ था। 1939 में इनका एक वर्क आता है द विलेज। 1939 में इनका वर्क और आता है विलेज। 1914 में इन्होंने एक वर्क लिखा था अक्रॉस द बैक वाटर्स। 1940 में इनका एक वर्क आया था अक्रॉस द बैक वाटर्स। एंड उसके बाद एक इनका वर्क आया था 1942 में द स्वॉर्ड एंड द सिकल। द स्वॉर्ड एंड द सिकल, तलवार और हाशिया। 1942 में जो इनका वर्क आया था वो था द स्वॉर्ड एंड द सिकल। उसके बाद में 1942 में जो इनका वर्क आता था तो वो था द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड द अदर स्टोरीज। 1944 में जो इनका वर्क आया था वो था द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज। तो इनके फेमस, जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क थे, ये वही वर्क है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए इनके। और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि इनके वर्क, जो ये फेमस वर्क है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्क कब आया था, तो आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको सेट करना होता है, तो इन्हें आप ज़रूर याद कीजिएगा। तो एक बार फिर इन्हें आप रिवाइज कर लीजिए। 1932 में इनका वर्क आया था करीज एंड द इंडियन डिशेज। 1935 में आया था अनटचेबल। 1936 में आया था द कुली। 1937 में आया था द टू लीव्स एंड अ बर्ड। 1939 में इनका जो वर्क आया था वो आया था द विलेज। 1940 में इनका वर्क आया था अक्रॉस द बैक वाटर्स। 1942 में द स्वॉर्ड एंड द सिकल। 1944 में द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड द अदर स्टोरीज। इनके बारे में एक बात का आपको पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने अपने लाइफ में एक ट्रायोलॉजी भी लिखी थी। इन्होंने अपनी लाइफ में एक ट्रायोलॉजी भी लिखी थी। और जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, द विलेज, अक्रॉस द बैक वाटर्स एंड द सिकल एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये जो 3 वर्क है ये इनकी ट्रायोलॉजी है। द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये इनके ट्रायोलॉजी है। ये 3 जो पार्ट हैं, ये 3 जो नोवेल है, ये एक ही स्टोरी को बयां करते हैं। और वो स्टोरी इनके एक्सपीरियंस है, इनके एक एक्सपीरियंस के बारे में है वर्ल्ड वॉर सेकंड के। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो पीरियड था, उसमें एक रिबेलियस एडोलसेंट है, जो एक लड़का है, उसकी ये ट्रायोलॉजी है। और ये ट्रायोलॉजी 3 पार्ट में है। द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। ये एक की ही कहानी है, एक ही किशोर की कहानी है, उसके जीवन की। तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये एक ट्रायोलॉजी है, 3 वर्क है। द विलेज आया था 1939 में। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स आया था 1940 में। स्वॉर्ड द सिकल आया था 1942 में। ये एक ट्रायोलॉजी है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में। ठीक है, ये चीज़ जाननी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये इन्होंने इकलौती ट्रायोलॉजी भी लिखी है। उसके बाद इनके काफ़ी जो अदर फेमस वर्क हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि कई बार इनकी एक मैगज़ीन थी, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। फाइन आर्ट मैगज़ीन थी जिसका नाम था मार्ग। ये इन्होंने 1946 में फाउंड की थी। ये फाउंडेड एन फाइन आर्ट मैगज़ीन मार्ग इन 1946। 1946 में मार्ग जो है इनकी क्या थी, इनकी एक पत्रिका थी। इन्होंने जो फाइन आर्ट मैगज़ीन लिखी थी, फाउंड की थी, ये इनकी पत्रिका थी 1946 में। इसके बारे में पता होना चाहिए। 1950 के में इन्हें एक बात आपको और बता दूं कि शिरीन वाजिबदार से इनकी शादी हुई थी। ये एक क्लासिकल डांसर थी। 1950 में इन्होंने शादी की थी शिरीन वाजिबदार से, एक क्लासिकल डांसर थी, इनकी शादी होती है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और ये काफ़ी अच्छे प्रोफेसर थे। इन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाना काफ़ी पसंद था। और इनके वर्क की अगर हम बात करें तो काफ़ी अदर फेमस वर्क आते हैं, जिनमें से एक है द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न। द ट्रैक्टर, इनके अगर फेमस वर्क की बात करें तो द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न, गॉडेस एंड अदर स्टोरीज 1944।
गुड डेज ऑफ अदर स्टोरीज 1944, 1944 में जो इनका वर्क आया था द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न, गुड डेज एंड अदर स्टोरी, वो काफ़ी चर्चित रहा। उसके बाद में इनका 1945 में एक वर्क आया द बिग हार्ट, 1945 में द बिग हार्ट। 1946 में 1946 में इनका वर्क आया था इंडियन फेरीज टेल्स रिटोल्ड, इंडियन फेरीज टेल्स रिटोल्ड 1946 में। 1946 में इनका एक और वर्क आया था एपोलॉजी फॉर हीरोइज्म एंड एसे इन सर्च ऑफ फेथ, एपोलॉजी फॉर हेरोइज्म एंड एसे इन सर्च ऑफ फेथ 1946। इनके दो वर्क 1946 में आए थे। पहला वर्क था इंडियन फेरीज टेल्स रिटोल्ड, इंडियन फेरीज टेल्स रिटोल्ड 1946 में, और जो दूसरा वर्क आया था इनका 1946 में वो था अपोलॉजी फॉर हेरोइज्म एंड एसे इन सर्च ऑफ फेथ, विश्वास की तलाश में। ठीक है। 51 में इनका एक वर्क आया 7 समर्स, 51 में 1951 में इनका वर्क आया था 7 समर्स। 1953 में इनका वर्क आया द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में। 1955 में इनका वर्क आया रिफ्लेक्शन ऑफ द गोल्डन बैड एंड अदर स्टोरीज, रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बैड एंड अदर स्टोरीज 1955 में रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बैड एंड अदर स्टोरीज। 1959 में इनका वर्क आया था पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज 1959। 1916 की अगर हम बात करें तो इनका एक बहुत फेमस वर्क आया द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, इसका दूसरा नाम भी है द गोरी, गोरी जिसकी एक नायिका है, जो इसकी हीरोइन है उसका नाम होता है गोरी, जो एक कहानी है ये गोरी के बारे में ही है जो 1960 में आई थी, जिसका जो टाइटल था वो था द ओल्ड वुमन एंड द काउ, और ये जो उसका सबसे चर्चित जो कैरेक्टर रहा वो था गौरी, 1960 में आई थी, काफ़ी फेमस रही। 1961 में इनका वर्क आता है द रोड, द रोड 1961 में। 1961 में जो इनका वर्क आया वो था द रोड। 1963 से 1964 तक इनका एक वर्क आया, 1963 से 64 तक इनका एक वर्क आया था डेथ ऑफ अ हीरो एपिटाफ फॉर मकबूल शेरवानी, डेथ ऑफ अ हीरो एपिटाफ फॉर मकबूल शेरवानी 1963 से 1964 तक एक वर्क आया था इनका। 1966 में इनका एक वर्क आया। 1966 में इनका वर्क आया था लाजवंती, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, 1966 लाजवंती एंड अदर स्टोरीज। उसके बाद अगर हम बात करें इनके नेक्स्ट वर्क की तो इनका नेक्स्ट वर्क आया था 1967 में लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स 1967, लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स 1967। और उसके बाद जो इनका वर्क आया मॉर्निंग फेस, ये सबसे फेमस वर्क रहा लगभग इनका, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 71 में। 1968 में इनका वर्क आया मॉर्निंग फेस, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड मॉर्निंग फेस को 1971 में मिला था, और 1968 में ये वर्क लिखा गया था। इनकी एक नॉन फिक्शन वर्क था रूट्स एंड फ्लावर्स, वो 1972 में आया था। रूट्स एंड द फ्लावर 1972 में आया था, ये नॉन फिक्शन था। एक इनकी नॉन फिक्शन और पब्लिश हुई थी, वो था कन्वर्सेशंस ब्लूम्सबरी 1981, कन्वर्सेशंस ब्लूम्सबरी 1981 नॉन फिक्शन था। उसके बाद में इनका वर्क आया 1998 में 9 मूड्स ऑफ भारत, 9 मूड्स ऑफ भारत, ठीक है, 1998 में। फिर उसके बाद उनका वर्क आया, उनका लास्ट वर्क के लगभग जो था इनका वो था पावर एंड पीटी 2001 में इनका वर्क आया था पावर एंड पीटी, 2001 में इनका वर्क आया था पावर एंड पीटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे जिन्हें हमने डिस्कस किया। इनके बारे में जो अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे ये वर्क होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था। इनमें से सभी की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और जैसे कि अब वर्क में से काफ़ी कुछ पूछा जा रहा है तो आपको इनके
लगभग सभी इम्पोर्टेंट वर्क और उनकी क्रोनोलॉजी का पता होना चाहिए। तो आज हमने डिस्कस की मुल्क राज आनंद 20th सेंचुरी मॉडर्न नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड क्रिटिक की बायोग्राफी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसे कि अब हम TGT के लिए अपना बेस तैयार कर रहे हैं, TGT का बेस तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप और कुछ जानकारी मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिटरेचर विद जय सुरवा क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जो इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये जो वीडियो है ये शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।